हेलो स्टूडेंट्स। हाल ही में एनटीए नेट 2021 और 22 का जॉइंट एग्जामिनेशन हुआ है। तो कई विद्यार्थियों की हार्दिक अभिलाषा थी कि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है उस पर क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए बात की जाए। तो किसी भी तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी ध्यान देना होता है कि उस पे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये रिसेंट का पेपर है, इसमें 100 सवाल आते हैं। तो यहाँ प्रयास करते हैं 100 सवाल एक जितने भी लेक्चर में हो पाएँ उन क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाए। इससे फ़ायदा ये है कि बच्चों को एक तो क्वेश्चन सॉल्व साथ में सॉल्व करने से उनको ये ट्रेंड पता लग जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सोशियोलॉजी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस होते हैं, जहाँ पर अवधारणात्मक समझ किसी भी थ्योरी की विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर समाजशास्त्र में अवधारणात्मक समझ जो है बच्चे में नहीं है तो विद्यार्थियों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होती है। रटने से काम सोशियोलॉजी में नहीं चलता है। तो बिना विलंब किए हम ये अभी हाल ही का रिसेंट का एनटीए का सोशियोलॉजी का पेपर है। क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन आईडी के हिसाब से क्वेश्चन अलग अलग सेट में दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें कोई भी क्वेश्चन का आईडी आए उससे हमसे कोई मतलब नहीं, मुझे 100 सवाल सॉल्व करने हैं एक तरफ से। हमारे साथ आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और देखिए क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, इजी। चूँकि हम लोग उसको पढ़ाते हैं तो ज़्यादा ही आसान लगते हैं, लेकिन आप भी तो एक दो बार पढ़ेंगे तो अगर आपने कभी उसको किताब से पढ़ा हुआ है तो कुछ और समझा हुआ है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रीडिंग करते ही पता लग जाता है कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ पूछ रहा है। तो बिना विलम्ब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया है अभी हाल ही में इसमें पेपर में, पहला सवाल है सोशियोलॉजी का, एक ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना है जो सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुप्रयोग की वकालत करता है। सीधा सा सरल सा सवाल है। इसको ये कहने का मतलब ये है कि सामाजिक यथार्थ उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान के नियमों को कौन शामिल करता है, किस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। इसको यहाँ पर ज्ञान मीमांसा कहा गया है। ठीक है। तो आपको याद होगा जब सोशियोलॉजी 1838 में आया और समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में अगस्त कॉम्पटी ने जब स्थापित करने की बात की, तभी इन्होंने कहा था कि हम प्रत्यक्षवादी विधि लाएंगे। और प्रत्यक्षवादी प्रविधि में क्या होगा कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि अवलोकन होता है, निरीक्षण परीक्षण सत्यापन होता है, ठीक उसी तरीके से प्रत्यक्षवादी विधि से को हम समाज विज्ञानों पर अप्लाई करेंगे और समाज को समझने की कोशिश प्रत्यक्षवादी विधि से की जाएगी, प्रविधि से की जाएगी, ठीक प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही। तो सीधा से सरल सा आंसर है प्रत्यक्षवाद, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है पूर्वाग्रह एक चीज है, भेदभाव कुछ और है। पूर्वाग्रह एक चीज है, भेदभाव कुछ और है, यानी कि पूर्वाग्रह दिया हुआ है ये जैसा कि आप पढ़ा रहे हैं, प्रिजुडिसाइज, और भेदभाव को क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो पूर्वाग्रह का मतलब है किसी चीज़ को लेकर के पहले ही कोई धारणा बना लेना। जैसे अगर आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि वो शहर गंदा होता है, तो आप दिमाग में हमेशा जब जाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि वो शहर गंदा ही है, भले ही उसके बाद साफ हो गया, लेकिन आपको आपके दिमाग में विश्वास बन गया कि गंदा है, बिलीव्स आपका बन गया पहले से ही। भेदभाव क्या चीज़ है, तमाम चीज़ें, जाति व्यवस्था में भेदभाव है, क्लास सिस्टम में भेदभाव है, या किसी भी चीज़ में हम अंतर करने के लिए इसको डिवीजन करने लगते हैं ना, कि इसके साथ ये दंड जुड़ा होगा, इसको ये पुरस्कार मिलेगा, वो सब भेदभाव वाली चीज़ें आ गई। तो यहाँ अभिकथन क्या है, पूर्वाग्रह एक चीज़ है, भेदभाव कुछ और है, ये तो समझा रहा है। कारण क्या दे रहा है, पूर्वाग्रह विश्वास का विषय है। ठीक है। विभेदीकरण व्यवहार का एक तरीका है। ठीक है। यानी कि पहली जो अभिकथन है ये उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि जो पहला है क्या है, पूर्वाग्रह एक चीज़ है, भेदभाव कुछ और है। ठीक है। और कारण क्या दे रहा है, रीजन क्या दे रहा है, पूर्वाग्रह क्योंकि विश्वास का विषय है, और विभेदीकरण क्या है, एक व्यवहार का एक तरीका जिसमें कुछ चीज़ों को एक दूसरे से विभेद करते हैं। ठीक है। तो
इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो है ये क्या करता हुआ पता लग रहा है हमको कि ये जो है क्वेश्चन जो है जो ए और बी है दोनों मैच करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ए वन, ए और दोनों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है? विचलन आप जानते ही हैं, मतलब डेविएंस जिसको हम बोलते हैं। डेविएंस का मतलब क्या है कि हर समाज आपसे उम्मीद करता है कि आप यह समाज के अनुमोदित अच्छा व्यवहार करिए। जैसे आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं या कोई भी ऐसी अराजक तत्व वो जो वाली हरकतें करते हैं जिससे समाज को नुकसान पहुंचता हो, उसको हम बोलते हैं विचलन। अब पूछ कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है? हायरार्की से कोई मतलब नहीं। व्यक्तित्व, स्टेटस, मानदंड। मानदंड तो एक बनाया ही गया है ना कि आप विचलन ना करें रोकने के लिए। तो कौन सा जो है जो विचलन को प्रभावित कर रहा है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है इस पे डिपेंड करता है कि आप डिविएंस विचलन हो रहा है या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर ठीक है ये व्यक्तित्व हो जाएगा। आंसर आईडी 2 हो जाएगी आंसर आईडी। ठीक है, 1409 नंबर की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एन के बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में मानव जाति विज्ञान और भारत विद्या को एक साथ लाने पर बल दिया। ठीक है, क्या चीज़? एन के बोस का नाम सुना ही है आपने, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं समाजशास्त्री हैं ये। और ये भारतीय समाज के का जो अध्ययन करते हैं उसमें मानव जाति विज्ञान और इंडोलॉजिकल अप्रोच यानी भारत विद्या को एक साथ लाने पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो पहला हमारा सही है। अब देखना है जो दूसरा सेंटेंस है उसका पहले से क्या संबंध है, या संबंध है भी या नहीं भी है, या दूसरा सही है या गलत है, इस पर विचार करना है। दूसरा क्या है? इन दो उपागमों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना को पुनर्संरचित करना संभव है। यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और ये इंडो जो मेथोडोलॉजी है या भारत विद्या उपागम है मानव जाति विज्ञान का, उससे कोई संबंध ही नहीं है। तो ये दूसरा वाक्य ही पूरे तरीके से गलत हो गया। यानी ए सही है, ठीक है, और आर सही ही नहीं है, गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आई डी जो है इसकी ये हो जाएगी 5671। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ठीक है, ये देखिए कल्चरल रिप्रोडक्शन, ठीक, किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन अगर आप सबने पढ़ा होगा तो आसान सवाल है। अगर आपने पढ़ा है तो सीधे सीधे पूछ रहा है किसने दिया है, तो आपने पढ़ा है तो बता देंगे पियरे बुर्दियू ने दिया है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होता क्या चीज़ है? पियरे बुर्दियू कहते हैं, जैसे कि दुर्खीम दुर्खीम ने क्या, दुर्खीम जैसे समाजशास्त्री मानते हैं कि सोशलिज्म जो कल्चर है उसको उसको सोसाइटी के एस्पेक्ट के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं कि पूरे समग्रता से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताते हैं पियरे बुर्दियू कि जो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन इसमें क्या होता है, जो अभिजात किस्म के लोग हैं या अभिजात जो समाज के लोग हैं वो संस्थाओं का प्रयोग क्या करते हैं कि एक संस्कृति से को दूसरी संस्कृति में हस्तांतरित करते हैं। इससे उसका निगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? गरीबों पे। यानी अमीरों की संस्कृति शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जो है संरक्षित होती रहती है। ठीक है, तो अब बाकी इसको डिटेल में इसमें अलग से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ पूछा गया है कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पियरे बोर्दियू ने दिया है। ऑप्शन आई डी 2 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो सवाल दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन आईडी 1436 का, इसको अंग्रेजी में है फिर हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं।
परिमाणात्मक शोध एक ऐसी शोध प्रविधि है, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। परिमाणात्मक से घटना जो होती है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिसमें हम लोग कुछ गणना करते हैं, ठीक है, सांख्यिकी का जिसमें प्रयोग करते हैं परिमाणात्मक। जैसे ऐसी शोध प्रविधि जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त संख्या संबंध आंकड़ों के विश्लेषण में शामिल है। सही बात है, कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें स्टैटिस्टिक्स का और सर्वे मेथड में जो 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 आंकड़े आते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है गुणात्मक शोध ऐसी शोध विधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त संख्या संबंधी आंकड़े के विश्लेषण शामिल है। गुणात्मक में इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक, यानी कि क्वालिटेटिव होती है, इसमें मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इसमें क्वालिटी होती है, ठीक है, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो बी जाहिर सी बात है गलत बता रहा है, ठीक है। अगला क्या है, अनुमानात्मक सांख्यिकी शोधकर्ताओं को एक बृहत्तर समूह के बारे में कुछ निश्चितता के साथ अनुमान करने के लिए तुलनात्मक रूप से छोटे समूह से आंकड़े एकत्र करने की अनुमति नहीं प्रदान करता। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अनुमानात्मक जो सांख्यिकी है शोधकर्ताओं को चाहे बृहत्तर समूह के बारे में कोई निश्चितता के साथ, सर्टेनिटी के साथ अनुमान करने के लिए तुलनात्मक रूप से छोटे समूह से आंकड़े एकत्रित करने की कहीं कोई मनाही नहीं करता है, यानी कि सी वाला भी गलत हो गया, ठीक है। डी क्या कहता है, परिमाणात्मक, ठीक है, वही बात आ गई क्वांटिटी वाली। परिमाणात्मक शोध प्रविधि में आंकड़े एकत्र करने और उसकी रिपोर्टिंग के लिए सांख्यिकी प्रविधि की आवश्यकता नहीं। यार फिर वही बात बोल रहा है, अरे बिना स्टैटिस्टिक्स के क्वांटिटेटिव तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी गलत हो गया, नहीं है लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला ई है सांख्यिकी सांख्यिक आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली गणितीय विधि। सिंपल साधारण चीज़ है, ये तो सही बात बोल रहा है। तो ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, ए और ई, 4 नंबर ए और ई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 5744, 4 नंबर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इनमें से कौन द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एस्से नामक पुस्तक लिखा है, कि किताब का नाम पूछा है केवल इसमें, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए एम शाह, उनकी एक बड़ी अच्छी किताब है ये, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एस्से नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसको तो आपको याद करने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, ये दिया है, समाजशास्त्री आमतौर पर पूर्ण और सापेक्ष निर्धनता के बीच भेद करते हैं। जो सोशलॉजिस्ट हैं आमतौर पर क्या है, पूर्ण एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी जिसको बोलते हैं ना, पूर्ण गरीबी, और सापेक्ष निर्धनता के बीच भेद करते हैं। देखिए गरीब पॉवर्टी दो टाइप की होती है। एक ऐसी पॉवर्टी होती है एब्सोल्यूट, जिसमें व्यक्ति को जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, हम इसके आधार पर तय करते हैं गरीब आदमी है ये, क्योंकि ये जो है कई सारे उसके मेजरमेंट हैं, कहीं कैलोरी, कहीं और भी कुछ है। कई देशों में सब उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए हैं। भारत में ही 2-3 पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। कैलोरी से उपभोग जो है काफ़ी प्रचलित माध्यम है। तो खैर यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष निर्धनता निर्धनता में सोशियल समाजशास्त्री भेद करते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंट करते हैं। तो सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या है, कि जैसे किसी के पास एक कार है, दूसरे के पास बाइक ही है, तो इसको बोलता है कि किसी वंचना को किसी दूसरे के सापेक्ष हम देखें तो उसको बोला जाता है सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। पहली बात पंक्ति सही है। दूसरा कह रहा है विकासशील देशों में स्थापित कल्याणकारी व्यवस्थाओं प्रणालियों में से पूर्ण निर्धनता दुर्लभ पाई जाती है। जो विकासशील देश हैं, ठीक है, जो विकासशील देश हैं, ठीक है, विकासशील देशों में स्थापित, इसको एक बार अंग्रेजी में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये इन डेवलप्ड कंट्री, देखिए विकसित की बात कर रहा है यहाँ पर, देखिए इसलिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। विकासशील होता है डेवलपिंग, और डेवलप्ड होता है विकसित, यहाँ डेवलप्ड की बात कर रहा है, और चूंकि हिंदी अंग्रेजी में अगर वेरिएशन है तो अंग्रेजी ही सही माना जाता है। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज विथ स्टेबलिश्ड वेलफेयर सिस्टम एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रेयर, मतलब विकसित देशों में चरम गरीबी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पाती, ऐसी गरीबी बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। क्या है, ऐसी गरीबी क्या हो गई है, ये बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो हाँ, अब उत्तर देने की कोशिश करते हैं इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत
है, ठीक है? तो इसमें ये दोनों बातें सही लग रही हैं, ठीक है? अब देखना ये है क्या ये दोनों आपस में संबंधित हैं या नहीं, इस पर विचार करना है। तो पहला क्या कर रहा है, समाजशास्त्री ये मानते हैं कि गरीबी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है विकसित देशों में गरीबी ही चरम गरीबी जो है कम पाई जाती है या बहुत दुर्लभ के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, लेकिन कुछ कनेक्शन हमको पहले और दूसरे में नहीं मिल पा रहा है, सीधा सा रिश्ता कोई नहीं बनने नहीं पा रहा है, या दोनों स्वतंत्र रूप से यहाँ पर थ्योरीज क्या कहते हैं कि पंक्तियाँ या कहते हैं कि जो लाइनें दी गई हैं स्वतंत्र रूप से हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। तो किसी तरह जो है कथन कथन और कारण मिल नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों सही हैं, इसलिए इसका उत्तर दोनों हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। डिरोमी स्मिथ 1978 द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनंदिन अनुभवों से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। असल एक्चुअली ये पढ़ने वाली चीज़ है। डोरोथी स्मिथ क्या है, ये इथनोग्राफ है, नृजाति इनका जो इथनोग्राफी पे इनका काफ़ी काम है। तो उसी के आधार पे इन्होंने ये महिलाओं पे स्टडी की थी, और उसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ था 1978 में, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे उन्हीं के बारे में पूछा गया, उन्होंने निम्नलिखित में से किस किस के आधार पे इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो इसका उत्तर सीधे संस्थागत निजाति वर्णन इसका उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ इंस्टीट्यूशनल इथनोग्राफी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। उपस्थिति स्टेटस क्या होता है, व्यक्ति का समाज में स्थान सही है। भूमिका क्या है, जो व्यवहारगत अपेक्षाएं, ठीक है, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्टेटस होती है, उससे उसकी निश्चित भूमिका कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं कि भाई आप इस स्टेटस पे हैं, आप तो आप जो है ऐसे आपसे, जब मैं शिक्षक है तो आप शिक्षक का स्टेटस है आपका, सामाजिक स्थिति शिक्षक का है, तो आपसे कहा कहा जाता है कि आप पढ़ाइए, ठीक है। तो पढ़ाना क्या है, उसकी भूमिका हो गई। तो भूमिका क्या है, व्यवहारगत अपेक्षाएं, सही चीज़ है। तो परिस्थिति वाला भी सही है, भूमिका वाला भी सही है, कुछ सही नहीं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया, कोई काट नहीं सकता इसको। मूल्य विशिष्ट दिशा निर्देश, वैल्यूज स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं, कोई गाइडलाइन वैल्यू थोड़ा ना होती है। वैल्यूज क्या है कि वो तो एक्सपेक्ट करती है, सामान्य जनरल चीज़ें होती है, हर समाज की अपनी वैल्यूज होती है, जैसे ईमानदारी है, ठीक है, और प्रकृति का संरक्षण करना। तो बहुत सारे मूल्य होते हैं समाज में, ठीक है। नैतिकता है, ठीक है। वो आपसे हर सोसाइटी में सदस्यों से एक्सपेक्ट करती है उन चीज़ों को, वो कोई स्पेसिफिक जो है गाइडलाइन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका 4 नंबर रॉन्ग हो जाएगा, उत्तर ही हो जाएगा, 4 रॉन्ग ही पूछा है। अगला सवाल क्या है, ये देखिए अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में। महिलाओं की बढ़ती संख्या जो निम्न परिस्थिति वाले कम पारिश्रमिक शारीरिक शारीरिक श्रम की ओर ले जाती है। अच्छा, ये ठीक है। इज द channeling of an increasing number of women into low status पुअरली पेड मैनुअल वर्क, मतलब महिलाओं से अगर खराब काम किया जाने लगे, उनसे जो है उनको लोअर स्टेटस वाले काम लिया जाने लगे, और संख्या लगातार ऐसी महिलाओं की बढ़ती चली जाए, तो क्या गरीबी का स्त्रीकरण हो रहा है? स्त्रीत्वकरण नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा गरीबी का। गरीबी जितने गरीबी से क्या मतलब, यहाँ पे तो वर्क की बात की गई है। स्त्री सर्वहाराकरण है, श्रम का स्त्रीत्वकरण ये भी नहीं, ठीक है। तो स्त्री सर्वहाराकरण ये सही लग रहा है। सर्वहाराकरण होता है, दो शब्द हैं, बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ मतलब हो गया अमीर आदमी, सर्वहारा मतलब होगा जो 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 लोअर क्लास आदमी है, ठीक है। अब स्त्री का सर्वहाराकरण, स्त्रियाँ बुर्जुआ करण ना होकर के सर्वहाराकरण, यानी कि अमीर ना होकर के वो गरीबी की दिशा में जा रही है, सर्वहाराकरण, ठीक है। स्त्रियों का सर्वहाराकरण, वो किसमें, सर्वहारा कौन, मार्क्स स्पष्ट करता है ना, सर्वहारा कौन है, जो शारीरिक श्रम करते हैं, ठीक है, उद्योगों की जो मजदूर हैं। तो अगर स्त्रियाँ उस दिशा में जा रही हैं तो स्त्री सर्वहाराकरण इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रॉबर्ट कोहेन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम को अपनाते हुए डायस्पोरा की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की। अच्छा, डायस्पोरा के बारे में जो है अपने हिस्टोरिकल उपागम से रॉबर्ट कोहेन ने, ठीक है,
कितनी श्रेणियाँ बताई हैं डायस्पोरा की? तो पीड़ित डायस्पोरा है, श्रमिक डायस्पोरा है, ठीक है, व्यापारी डायस्पोरा है, साम्राज्यिक डायस्पोरा है, सांस्कृतिक डायस्पोरा है, ठीक है। इसको एक बार इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। विक्टिम डायस्पोरा, लेबर डायस्पोरा, ट्रेडिंग डायस्पोरा, एम्पीरियल डायस्पोरा, कल्चरल, ये सारी जो है रॉबर्ट कापकोहेन को पढ़ेंगे तो ये सब जो है उसमें मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पे इसका उत्तर जो है ABCDE तीनों होना चाहिए इसका उत्तर, ठीक है। तो ABCDE तीनों इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें ABCDE सबको हम लोग तैयार मान ले, सबको सही है। जो इसी आधार पे इस ऑप्शन डी ABCDE, ठीक है, 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मात्र वंशात्मक पारिवारिक संरचना का प्रचलन पाया जाता है, ठीक है। अरे कुछ ही नहीं है, गारो, कोया, करासिया, गौड़, सीधी सी बात है, कुछ चूज भी नहीं करना, एक ही चूज करना है। खासी, गारो ये मातृवंशी हैं, पता ही है, मेघालय की पहाड़ियों पे पाई जाती हैं जनजातियाँ, ये ट्राइब्स, ठीक है। तो इसका उत्तर गारो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मी टू कैंपेन के बारे में देखिए पूछ लिया है। मी टू मूवमेंट नारीवाद के किस लहर का है? असल में ये मी टू तो भी रिसेंट है, 2000 कह सकते हैं ना कि 2006 से लेकर के 10 के आसपास, और फिर इधर उसके बाद ही चला है ये। तो कह सकते हैं 21वीं शताब्दी का ये मी टू कैंपेन है। और मी टू कैंपेन क्या होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जो महिलाएं हैं, महिला जुड़ी हुई जो सशक्त महिलाएं हैं, अक्सर उनके साथ जो क्राइम हुआ है, पुरुषों ने किया है, सेक्सुअल हरेसमेंट है, वो उसके बारे में वो स्वीकार करती हैं, बताती हैं अपना। तो इसको भी एक आंदोलन माना गया, कई समाजशास्त्रियों ने भी माना है। तो ये पूछा है कौन से वेव, चूँकि महिला आंदोलन का अब तक 3 वेव ही हुए हैं, 3 चरणों में महिला आंदोलन माना जाता है, ठीक है। जो पहला था वो जनरल था, दूसरा रेडिकल का था, तीसरा कल्चरल था, ठीक है। तो पहले में तो केवल कहा गया था, जो पहला वेव था उसमें महिला आंदोलन जो भी हुए उसमें मांग किया गया, महिलाओं को शिक्षा की, कहा पुरुषों के बराबर दर्जा की मांग किया गया। दूसरा रेडिकल था, वो तो बिल्कुल मांग करता था कि उग्र नारीवाद जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कल्चरल नारीवाद है। तो इसको चौथा चौथा कहा जाएगा, इसके अलावा और कोई तो है नहीं, तो इसको हम फोर्थ लहर मान सकते हैं केवल। तो ऑप्शन देखिए A, B, 1 में, 2 में BC और 3 में CD, तो चौथा क्या है D, चतुर्थ लहर केवल आ गया। आगे बढ़ते हैं। निःशक्त अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, इसमें 7 से 21 तक की संख्या में निःशक्तों में वृद्धि, अच्छा निःशक्ताओं में वृद्धि, इसको जो है ये देखिए, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्रीज, ठीक है। अब 21 हो गई हैं, जैसे कि मानसिक विकलांगता, ठीक है, कोई पैर से है, कोई आँख से है, ठीक है। इस प्रकार से उसकी कई सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब 21 आती हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। रिजर्वेशन भी 4% हो गया है, ठीक है। हर जिले में जो है एक विशेष न्यायालय की भी बात की गई है, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्थाओं को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है कि लोकतंत्र में माटा, कुलीन सॉरी गणतंत्र में, कुलीन तंत्र में, ठीक है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था को इसको बोलते हैं, गणतंत्र को रिपब्लिक। तो कुलीन तंत्र है, राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है इसके रूप में, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लग रहा है। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी बहुत पहले से पुराना इन्हीं का है, तो ज़्यादा कुछ देखने नहीं है, तो इसका उत्तर मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है भेदभाव, भेदभाव व्यवहार का एक तरीका है। तो क्वेश्चन लग रहा है कुछ पूछा गया है इसके पहले भी, जो है वो ठीक उससे मिलता जुलता है। भेदभाव व्यवहार का एक तरीका है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ मोड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अगला है भेदभाव करने का अभिप्राय किसी व्यक्ति या समूह को वह सुविधा या अवसर या सुख प्रदान करने से मना करना है जो किसी के अपने समूह के लिए आरक्षित है, ठीक है। भेदभाव क्या है, पहला कह रहा है व्यवहार का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, व्यवहार
भेदभाव क्या करने का अभिप्राय क्या है? किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से वंचित कर देना कि भाई ये चीज़ें उच्च जातियों के लिए हैं या अपर क्लास के लिए, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों मिलता जुलता हुआ है। तो ए आर दोनों सही हैं और दोनों आर जो है एक ही सही वाक्य है। तो ऑप्शन आर डी जो है इसका 1 वाला सही हो जाएगा। यदि एक महिला दिवंगत पति के भाई से विवाह करते, देवर विवाह बोलते हैं। अगर किसी का पति जो है मर गया हो तो उसके भाई से विवाह किया जाता है, उसको देवर विवाह कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है ये, सर्वप्रथम समाजशास्त्री बी ग्लेजर और ये स्ट्रास द्वारा चिकित्सा समाजशास्त्र में, ठीक है, मेडिकल सोशियोलॉजी में नैदानिक शोध को समझने के प्रयास के दौरान विकसित किया गया था। तो ग्लेजर और स्ट्रास जो है समझाता माने जाते हैं ग्राउंडेड थ्योरी के। ग्राउंडेड संघर्ष सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार सिद्धांत, प्रकारवादी बुनियादी ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड का अनुवाद यहाँ पे बुनियादी सिद्धांत किया, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी हो जाएगा इसका। एक सवाल और कर लेते हैं और उसके बाद जो हम लोग अगले चैप्टर में मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलनों एवं विश्वासों से विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। ये कथन स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। कल्चरल, इसको एक बार अंग्रेजी पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। Cultural identities are shaped by a complex set of factors which are associated with the process of evolution and cultural practices and beliefs of people in course of their historical experiences, ठीक है। ये तो मुझे जहाँ तक योगेंद्र सिंह की जो है ये पंक्तियाँ है, तो इसको कथन को योगेंद्र सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। टू टी क्यूमन का है नहीं, टायलर का कल्चर पे लिखते हैं लेकिन ये बातें नहीं हैं, तो योगेंद्र सिंह का होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है योगेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। योगेंद्र सिंह टू नंबर 5750, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो भी सवाल और हैं आगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।